आपकी नजरों के सामने ये रहा। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीजें सीखने और याद रखने में सक्षम है। बताओ भैया, मानते हो कि नहीं कि पूरे जीवन काल में आप जो है फिजिकल फिजिकल और मेंटल क्षेत्र में नई चीजें सीखोगे और नई चीजें याद रखोगे। याद रखोगे कि नहीं रखोगे, कि भूल जाओगे, कि नई चीजें बचपन में ही सीखते हैं, बाद में नहीं सीखते? सीखते हैं भैया, ये बात बिल्कुल सत्य है। गंभीर रूप से वंचित बचपन के परिणाम को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। यानी अगर बचपन में गंभीर रूप से वंचित मामला रहा, तुमको खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, और ऐसी जगह पे तुम लोग काम करते थे कि वहां तुम्हें गरियाया जाता था। माता पिता अगर किसी के मजदूर रहे तो बच्चे को बहुत सुनाया जाता था, भाग यहाँ से निकलिए। वो तो गंभीर रूप से वंचित बचपन, न प्रेम मिला, न सम्मान मिला, नहीं अन्य चीजें मिली, इसके परिणाम को बाद के वर्षों में आसानी से बदलोगे? नहीं बदल सकते भैया, नहीं बदल सकते। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। वाह 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 वाह, एक नंबर झोली में मारो अपने। आओ, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर केवल फिफ्थ फोर्थ स्टेज वाला बच्चा, औपचारिक संकल्पनात्मक अवस्था वाला बच्चा ही दे पाएगा? कौन दे पाएगा? रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे दुगना खा ली। उन दोनों ने बताओ कुल कितनी चॉकलेट खाई? ये तो बच्चा भैया मूर्त संक्रियात्मक वाला भी बता देगा, मूर्त वाला बता देगा। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी के बीच में क्या वाला रिश्ता है? बताइए। 67 और 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 7 + 9 कितना होता है? बताइए। हाँ, जो भी आ गए एकदम हाँ स्टार के, स्वागत है बेटा जी। आ जाओ सारे आ जाओ। अरे क्लास दिखेगी बेटा, ऐसे करके स्क्रॉल कर लेते हैं ना, रिफ्रेश कर लो उसको, क्लास को। बताओ। बहुत बढ़िया। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी के बीच संबंध क्या है? इसे आप बोलते हो सकर्मक परिणाम। क्या बोलते हो? सकर्मक परिणाम बोलते हो, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। और मूर्त चीजों पर ट्रांजिटिव इन्फेरेंस अगर आए, मूर्त चीजों पर, मूर्त चीजों पर मूर्त सकर्मक परिणाम कब आएगा? कि भैया सामने कोई 4 बच्चे खड़े हो, तो बच्चा उनको सीक्वेंस में लगा सकता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो इसके ए और सी के बीच में जैसे बच्चे सामने खड़े, तो वहां पर आसानी से बता सकता है कि भैया इसके और इसके बीच में ये बड़ा होगा। तो मूर्त सकर्मक परिणाम, मूर्त सकर्मक परिणाम जो होता है वो कब होता है? तो आप कहोगे थर्ड स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में होता है। लेकिन अमूर्त, जब चीजें सामने भी ना हो तो भी बता दे। ठीक है ना? हाँ हाँ, ईएस गेमिंग में बता रही हूँ ना कि जो ये गुड़िया कह रही है कि दीदी आपने ये तो मूर्त में पढ़ाया है। बिल्कुल मूर्त में पढ़ाया है आपको, लेकिन मूर्त में तब होता है जब सामने चीजें दे रखी होती है, मूर्त में ही सामने दे रखा हो। यानी जब बच्चे के सामने हो, उपस्थित हो, कॉन्क्रीट लेवल पे ए बी सी दे रखे हो और बच्चा देख के महसूस करके बता पाए। यहाँ पर अगर लॉजिक लगाने के बेसिस पर वर्ड प्रॉब्लम में दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये औपचारिक में कर पाएगा। आओ, लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग चरण 3, चरण 3 कौन सा बेटा? चरण 3 जिसमें नैतिक विकास, आपसी संबंध बनाए रखना, स्वर्ण नियम, उस अवस्था को संदर्भित करता है जहां, कहां पर? तीसरी स्टेज किससे संबंधित है भैया? तीसरी स्टेज किससे संबंधित है? तीसरी स्टेज अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। उसको, उसका गोल्डन रूल ये है, समाज जिस चीज को चाहता है मैं वही बनूंगा, अच्छा लड़का बनूंगा, अच्छी लड़की बनूंगा। समाज जिस चीज को पसंद करता है मैं तो अपने अंदर वही लेकर आऊंगा। तो बच्चा दूसरों को खुश करना और उनकी मदद करना चाहता है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्यों पर प्रदर्शन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य पर ध्यान, ये तो फोर्थ स्टेज है। कौन सी स्टेज है? फोर्थ स्टेज, कानून और नियम। सही काम को उन मानदंड, जरूरत और अधिकारों के अकॉर्डिंग परिभाषित किया जाता है जिन्हें समाज द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। बच्चा न केवल समाज के मानदंडों को ध्यान में रखता है बल्कि उन सीमाओं को भी ध्यान पर रखता है जिन पर सार्वभौमिक सिद्धांत लागू है। ये सिक्स स्टेज है। सिक्स स्टेज। बताओ भैया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का बिल्कुल दूसरों को खुश करना चाहता है, सिर्फ सिंपल बात है, दूसरों को खुश करना चाहता है। बच्चे के दिमाग में सही काम को उन मानदंडों, जरूरतों और अधिकार के अनुसार परिभाषित करता है जिन समाज क्या रहता है? सिर्फ बच्चा एक ही चीज जानता है, दूसरे खुश रहे, दूसरों का अनुमोदन चाहता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता है, इसलिए मदद कर रहा है। ठीक है ना? आ जाओ। ठीक है, आओ। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक विकास की पहली अवस्था की क्या विशेषता? पहली अवस्था की क्या विशेषता? ठीक है ना भैया? बताओ। मैम, बच्चों में भाषा अर्जन के प्रथम चरण बलबलाना के बाद एक शाब्दिक का ज्ञान होता है या दो शाब्दिक? बेटा दो शाब्दिक कैसे हो जाएगा? दो से पहले एक ही तो आएगा। आरती गुड्डा, ये तो लॉजिकल बात है मेरा बच्चा है। टेलीग्राफिक स्पीच से पहले पहले बच्चा एक शब्द बोलेगा लाडो, फिर ही तो दो तीन बुलवाएगी। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक विकास की पहली स्टेज, पहली स्टेज क्या है आप जानते हो? पहली स्टेज है आज्ञा पालन और दंड। आज्ञा पालन व दंड, है ना? यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड अभिविन्यास। तो भैया क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखता है,
दूसरों का प्यार और दूसरों का एक्सेप्टेंस थर्ड स्टेज में चाहता है। थर्ड स्टेज कानून और नियम को बनाए रखना फोर्थ स्टेज की, इसलिए कर्तव्य पालन करता है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत ये छठी स्टेज हो जाती है। कहेंगे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष देखता है कि नियम क्या है बिट्टू, निरपेक्ष है, बदल ही नहीं सकते, निश्चित है नियम परिणाम के आधार पर। ये महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, बच्चा भैया अपने अनुभव लेकर आता है कि मैम बारिश होती है तो मम्मी बताती है कि भेड़िए की शादी होती है, धूप भी निकल रही होती है, तो ऐसा मामला। तो टीचर उन्हें क्या कर दे, नजरअंदाज कर दे कि फालतू बातें लेकर आते हो, तुम्हारे वैकल्पिक अवधारणाएं, तुम्हारे सहज सिद्धांत बेकार हैं, ऐसा कर दे मैडम। या फिर उन्हें नकार दे, या उन्हें आगे बढ़ा दे, या उनको एक्सेप्ट कर दे। मैम पर मूक में लास्ट में गलत बता रहे हैं, बेटा बता दो मूक में हम बता रहे हैं, हम पे हमें मानोगे जो लाइव तुम्हारे सामने खड़े होकर बता रहे हैं, है ना। मूक में 1% ह्यूमन एरर हो सकती है, टिक लगाने वाले से गलत लग गया, है ना, एक्सप्लेनेशन गलत लिख गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे सामने जब उसी सब्जेक्ट का मास्टर खड़ा होगा, तो तुम मास्टर की सुनोगे या मूक की सुनोगे, बताओ मुझे, ठीक है ना। हाँ, कितनी तेजी से कमेंट हो रहे हैं, कोई कुछ लिखने ही नहीं दे रहा। हाँ बेटा तो कॉपी पेंसिल छीन ले रहे हैं। आ जाओ जल्दी बताओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बता दो, उधर जो बता रहे हैं हम बता दिया ना तुमको। मास्टर की सुनोगे ना, हाँ मास्टर मास्टर नहीं की सुनोगे ना, आ जाओ चलो। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों के अनुभव क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अनुभव क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना एनईपी 2020 भी क्या कहता है, एनईपी 2020 कहता है अनुभव जन्य शिक्षा की बात करता है। तो बच्चों के जितने भी एक्सपीरियंस है वो सारे क्या हैं बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट। रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, अगेन कोलबर्ग। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। छोरा क्या कह रहा है, नहीं पैसा मत चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना गंदी बात है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। क्या कह रहा है, ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी, चोरी करना गंदी बात है, क्योंकि इससे समाज में दिक्कत आ जाएगी। वर्तमान में किस स्टेज में है बताओ भैया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पहली, दूसरी, किस पर है, बहुत शानदार, फोर्थ स्टेज पर है। कौन सी स्टेज पर, फोर्थ स्टेज, कानून और व्यवस्था। इसे और किस नाम से जानते हैं बेटा, कानून और नियम। आए शाबाश, आज तो तुम्हारे कोलबर्ग एकदम बढ़िया हो रहे हैं, शॉर्ट वीडियो खूब देखिए मन से, बहुत बढ़िया। कानून और नियम बोलते हैं प्राण जाए पर नियम न जाए वाली व्यवस्था। ठीक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गोल्डन रूल, दिमाग लगाना ही नहीं। जो चीज समाज दूसरे एक्सेप्ट करते हैं वही अपन को करनी है। आज्ञाकारिता और दंड और यांत्रिक, ये दोनों प्री कन्वेंशनल में आती हैं। ये दोनों किस में आती हैं, पूर्व परंपरागत में आती है, प्री कन्वेंशनल जैसे बोलते हो। और ये मानते हैं कि नियम क्या है, निश्चित और निरपेक्ष है। नियम क्या होते हैं बेटा, निश्चित है, वह निरपेक्ष है, बदले नहीं जा सकते। निरपेक्ष है, निश्चित है और निरपेक्ष है। आगे बढ़ेंगे। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, लर्निंग का, हाँ, बेबी बच्चा मर जाए बट रूल नहीं टूटेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अध्यापक तो पागल हो गए, जाना पड़ेगा लगता है। कौन पागल हो गया बेटा, कौन पागल हो गया, मैम जी सीडीपी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया, 2930। अच्छा बालक पागल हो गए, अच्छा। गुरुमा हिंदी में नंबर कमा रहे हैं, नहीं आएंगे, शॉर्ट वीडियो डलवा दी है, तुम बोलोगे जो करवा देंगे, घबराने की बात ही नहीं है। अपने ग्रामर के कंटेंट और अन्य चीजों पर बढ़िया एकदम कर लो। आओ भैया, तो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत लर्निंग प्रोसेस को सहज सुगम यानी आसान बनाने के लिए क्लास में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बात करता है। कि भैया प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्या होता है, एक बार पता है गुड़िया क्या बोली, गुड़िया बोलती है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब होता है किताबें छाप छाप के दे दो, नहीं। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, बच्चे का हाथ का बना हुआ, बच्चे ने कुछ लेख लिखे थे, तो टीचर ने कभी जाके देखना छोटे बच्चों की क्लास को, टीचर क्या करते हैं, इधर से इधर तक धागा बांधते हैं, उसको क्लिप पे लटका देते हैं बच्चों के लेखों को। अब उसमें सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, बच्चा जितनी बार देखेगा उतनी बार सीखेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम यही तो कहेगा कि बच्चे पे रटने का, है ना, लर्निंग का भूत न सवार हो। आप प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाओ, बच्चा सहज रूप से देखे और देख के ही जहन में बिठाए, तो ये तो सही है। भाषा विकास में स्कूल और परिवेश की कोई भूमिका नहीं, अरे बाबा रे बाबा, गलत हो गया। क्यों, स्कूल में बच्चा मुंह से बोलेगा नहीं, गूंगा हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, ये तो तुम्हारा गलत हो जाता है। ये कह रहे हैं भाषा विकास पूरी तरीके से आपकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, नहीं साहब, ए सही है, आर गलत है, सी बता रहे थे, कितने बच्चे सी बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा पहले कुछ और बता रहे थे, ए बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख लूं एक बार सच्चाई में, दीवार पर चित्र, हाँ गुड्डा आरती बिल्कुल, मैम आप हिंदी पढ़ा दो, आप पढ़ा देंगे। और बताओ मैम, एक का दोनों सही है फर्स्ट क्वेश्चन के, हाँ बेटा, सीडीपी में नंबर अब अच्छे आते हैं, ठीक है साहब। एक का कौन सी गुड़िया कह रही है दोनों सही है, लाड़ो,
कैसे कंफ्यूजन में डोल रही है मेरी गुड़िया? गंभीर रूप से वंचित बचपन के परिणाम को बाद में बदल सकती हो गुड़िया तुम। अगर किसी बच्चे ने अपने बचपन में उसके माता ने पिता ने उसको खूब पीटा है, उसको प्यार नहीं किया, माँ बाप दोनों जॉब कर देते थे, आप जाके बहुत अच्छी टीचर हो, मैं मानती हूँ बहुत प्यारी टीचर बनोगी तुम, तो तुम जाके ये कहोगी कि आजा बेटा मैं गले लगा लूं, वो भूल जाएगा अपने दुख दर्द? भूल जाएगा क्या? ट्रॉमा थोड़ी ना निकलेगा। तो कैसे कह देंगे कि भैया दोनों सत्य हैं? गुड़िया कैसे 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 दिक्कत की मारी हो रही है, ये तो गलत है साहब। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाध्यता है। आपकी दिव्यांगता का मतलब क्या है कि भैया बेसिकली आपके डिस इंटरप्शन है, बाध्यता है, सामाजिक कारकों के बीच आप काम नहीं कर पाते हो, विकलांगता ये है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। चिकित्सकीय दानशीलता, सामाजिक मानवीय अधिकार, बताएं। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, डिसेबिलिटी क्या है बिट्टू? रिजल्ट है किसका? डिसइंटरप्टेड इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर। कि बंदे ने समाज के साथ उसका इंटरैक्शन जोरदार नहीं रहा, उसका इंटरैक्शन समाज के साथ जोरदार नहीं रहा, व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच में एक डिसइंटरप्शन रहा अंतःक्रिया में। क्यों? विकलांगता के चलते, दिव्यांगता के चलते वो व्यक्ति समाज के साथ उतना तालमेल नहीं बिठा पाया जितना एक सामान्य बिठा पाता। तो यहाँ कौन सा दृष्टिकोण है? कौन सा है बिट्टू? कौन सा है? सामाजिक है। कौन सी औलाद दी बता रही थी पहले? पकड़ के ले जाऊंगी बाबा जी के झोले में डाल के। क्या रहेगा? सी रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण बता रहे हैं कि भैया दिव्यांगता जिस व्यक्ति में होती है, समाज के साथ उसकी अंतःक्रिया में कहीं ना कहीं क्या लगती है? दिक्कत आती है। क्या लगती है? दिक्कत आती है। आओ, टीचिंग लर्निंग की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में बच्चों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? तो बताओ, बच्चों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है कौन सी विधि? टीचिंग लर्निंग की कौन सी विधि ज्ञान के निर्माण में बच्चों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? नहीं देती। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता यानी पीयर ग्रुप जो है वो सब पार्टिसिपेट करें, खोज विधि, रेसिप्रोकल, बताओ कौन सी नहीं दे रही है? ए नहीं दे रही। अनुकूलन कभी भी बच्चे को एक्टिव नहीं मानता। व्यवहारवादियों का मामला है अनुकूलन। व्यवहारवादी जिनमें पावलव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, ये मानते हैं कंडीशनिंग कर दी जाए। जैसे पावलव कहते हैं कुत्ते किस आपने घंटी पर लाट टपकवा दी, कैसे संभव है? अगर कुत्ता थोड़ा भी सक्रिय होता, एक्टिव लर्नर होता, दिमाग लगाता, तो कहता अरे लाट क्यों टपक रही हो तुम, घंटी की तो आवाज बज रही। तो ये जितने भी यहाँ पर सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण की बात नहीं करते। अनुकूलन ये कहता है कि जैसा चाहो तुम बच्चे को वैसा कर दो, बना दो, जैसा चाहो वैसे बच्चे को ढाल दो। कि तुम कहो क से कबूतर तो वो बोले क से कबूतर ही, तुम कहो क से कन्हैया तो वो क से कन्हैया ही करेगा। अरे बच्चा सक्रिय प्राणी है, जब बड़ा होगा तो क से कबूतर ही क्यों बोलेगा? कन्हैया भी तो सुनेगा तो बोलेगा क से कान्हा, फिर कहेगा क से काना, फिर बोलेगा और क से। तो बच्चे का सक्रिय अधिगम तो होगा। लेकिन तुम ये कहते हो कि नहीं, बच्चा तो हम जो सिखाएंगे साहब वैसे ही सीखेगा, ये संभव नहीं है। तो ये व्यवहार अनुकूलन की बात है। बाकी पारस्परिक अन्वेषण, यहाँ पर भी बच्चा आपस में सीखता है, अन्वेषण अधिगम खोजता है बच्चा, सहपाठी सहभागिता, यहाँ पर भी बच्चा ग्रुप में, तो एक्टिव तो सब जगह। ठीक है ना? आ जाओ भाई। सामिया अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को ठहराती है उत्तरदायी। कहती है यार थोड़ी सी मेरी योग्यता में कमी है, और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है, सत्व मानती है। स्थिर कह लो या कह लो क्या, सत्व, स्टेबल मानती है। क्या कहती है? स्टेबल। क्या कहती है? स्टेबल। ठीक है, अभिनेता डांस भी करते हैं, बोलते भी अच्छा, दोनों होंगी। किसने कहा बेटा एक ही हो सकती है बुद्धि? तो एक बात बताओ, किसने कहा कि एक ही तरीके की बुद्धि होती है? वो क्या नाम है जिसका वो ऐसे ऐसे करके नाचता है? यारा, ओ यारा, क्या नाम है उसका? 2.5 किलो का हाथ। अरे नाम बताओ उसका, उस अभिनेता का क्या नाम है उसका? क्या कहते हैं उनका नाम क्या है? वो धर्मेंद्र के बेटे जो हैं, जो भी नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ। तो उस व्यक्ति के अंदर नहीं है इतनी। आप कहो कि भाई भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हाँ सनी देओल बहुत अच्छे डायलॉग बोलता है, भाषाई इंटेलिजेंट है, लेकिन शारीरिक गतिक नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कई सारी हो सकती है, तो टेंशन ना लो। तो लड़की क्या है, ये कहती है असफलता के लिए योग्यता में कमी को जिम्मेदार ठहराती, कहती है योग्यता स्थिर है, बदल ही नहीं सकती मैं योग्यता। और बार बार असफलताओं का होना उसमें किस तरीके की भावना पैदा करेगा? जिज्ञासा की हो, अब के देखती हूँ, अब के मैं पास होती हूँ कि फेल होती हूँ, नहीं। या लर्निंग, लर्निंग हेल्पलेसनेस पैदा करेगा। क्या? लर्निंग हेल्पलेसनेस। वो पता है क्या कहेगी? वो बच्ची ये मानती है कि योग्यता स्थिर है, मैं तो कितना भी पढ़ लूं मैम, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है मैम, मैं तो कितना भी कर लूं, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, और मैम मेरे अंदर कोई कमी है। तो वो अपने आप में इतनी निसहाय फील करेगी गुड़िया अपने आप को, या बच्चा, कि पूछो ही मत। आ जाओ, जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया से होते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक चिंतन में बदलाव कैसे आते हैं? बताओ। जब बैलेंस हो जाए और सही स्कीमा बन जाए, या जब
अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, अप्रतिलोमिक मतलब अपलटावीकरण रहे, रटकर याद करने से या डिलेड इमिटेशन से। आपको बता दूं, डिलेड इमिटेशन आप पूर्व संक्रियात्मक में करते हो, प्री ऑपरेशनल में करते हो। किसमें करते हो? प्री ऑपरेशनल में करते हो। पूर्व संक्रियात्मक में अपने बड़ों की नकल करना, रटकर रहता ही नहीं है। अप्रतिलोमिक चिंतन जिसमें आप पलटावीकरण न कर पाओ, ये भी आप प्री ऑपरेशनल में रखते हो, प्री संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक में रखते हो आप इसको। तो किससे बदलाव होता है? बहुत बढ़िया, संतुलीकरण से, इक्विलिब्रेशन से। जब आप क्या बनाते हो? सही स्कीमा बनाते हो। जब आप क्या बनाते हो? जब आप सही स्कीमा बनाते हो। क्या बनाते हो जब आप? बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल गुड्डा, जब आप क्या बनाते हो गुड्डा? सही स्कीमा। आओ, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चे किस चरण पर खुद के और दूसरे के कामों को आंकने के लिए जैसे को तैसा तर्क इस्तेमाल करते हैं? बोले टिट फॉर टैट है। क्या है? टिट फॉर टैट है। क्या है? टिट फॉर टैट है। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बताओ। अनोखी को पकड़ूं? क्यों, क्या कह रही है अनोखी? पकड़ लूं? ठीक है, अभी पकड़ती हूँ उसको। ठीक, बताओ। टिट फॉर टैट है, बताओ। टिट फॉर टैट, आ जाओ जल्दी, बताओ बताओ जल्दी। अगेन ए, बिल्कुल सही बात है। यांत्रिक अभिविन्यास, अभिनिवीकरण यानी मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव आपका ओरिएंटेशन, या फिर इसे आप कहते हो, क्या कहते हो इसे आप? इसे ही आप कहते हो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कहते हो। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये आपकी थर्ड स्टेज है। समाज से एक्सेप्टेंस चाहते हो, सामाजिक व्यवस्था, ये फोर्थ स्टेज है। सामाजिक समझौता, कि सामाजिक समझौते में आप नीति शास्त्र के नियमों से परे कुछ नियम बनाओ, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका फिफ्थ स्टेज, कि आप समाज के साथ समझौता कर रहे हो लेकिन मानव के जो अधिकार हैं उनका नुकसान ना हो, यानी लचीलापन रहे मानव के अधिकार में। वंचित वर्गों से बच्चे जो आते हैं, वंचित वर्ग एससी एसटी से जो बच्चा आया, उसके सफल समावेशन के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आप बताइए, बताइए जल्दी बताइए। वीर बेटा नहीं कर रहा है, जल्दी बताइए। हाँ, जल्दी बताओ कि भैया वंचित वर्ग से संबंधित बालक आया तो उसके सफल समावेशन के लिए आप मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करोगे? बताओ। मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत पाठ्यचर्या बहुत नेगेटिव है, तो अब आपका उत्तर बिना देखे ही डी बैठता है कि दोनों गलत हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। आ जाओ। मानकीकृत पाठ्यचर्या बच्चों की सभी जरूरतों को शामिल करती है? नहीं साहब, मानकीकृत में लचीलापन नहीं होता, वो तो बड़ी ही रिजिड होती है। एक रचनावादी क्लास में ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान कौशल में विकास में मदद मिले। यानी रचनावादी क्लास वो होती है, हाँ, है ना? बिल्कुल, उनके कल्चर को भी इंक्लूड करना है। शाबाश बेटा जी। तो रचनावादी क्लास ऐसी होती है जिसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान कौशल विकसित हो, ऐसा मौका देना चाहिए। बिल्कुल। मीनिंगफुल लर्निंग, मुख्य रूप से ज्ञान को जो का त्यों रिप्रोड्यूस करना है, कि मैंने अगर जो शब्द बोले वही शब्द तुम बोल दो तो फिर कहेंगे हाँ देखो कितना अच्छे से सुनते हैं गार्गी मैम को। मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं। अरे जो का त्यों रिप्रोड्यूस करोगे बेटा जी तो अपनी तो कुछ भी नहीं आई, ये तो रट्टा मारना हो गया। ए सही हो गया और आर गलत हो गया। शाबाश, शाबाश। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव, बताओ भैया मौजूदा स्कीमा में बदलाव क्या कहलाता है? लो जी, तुम्हारे लिए शब्द भी ढूंढ दिया। बदलाव क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। अरे बिट्टू, केंद्रीकरण तो है किसी वस्तु के केवल एक पहलू की तरफ ध्यान, किसी वस्तु के केवल क्या करना? एक पहलू पर ध्यान, केवल एक पहलू पर आप ध्यान दे रहे हो और नहीं, एक पहलू पर आप क्या कर रहे हो? ध्यान दे रहे हो और पर नहीं, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। समायोजन कहोगे, असंतुलन थोड़ी ना होता है, संतुलन होता है। संवेदन कहोगे, क्या कहोगे? बहुत शानदार, समायोजन बना लोगे ना, अब तो जीन प्याजे से मोहब्बत कर लोगे। अरे मेरा क्या कहा, कुछ देखो, चेंज, मॉडिफाई, शाबाश। अरे मेरा तो आपसे भी ज्यादा खराब है, फिर तो मुझे और भी रोना चाहिए। माई इंडिया, आहा, आपस में अपना अपना दुख बड़ा बता रहे हैं, अपना अपना दुख बड़ा बता रहे हैं। बाल केंद्रीकरण का मतलब है कि बच्चों को सेंटर में रख के सोचो कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे करते हैं, है ना? बच्चों की इंटरेस्ट क्या है, वो होता है बाल केंद्रित या बाल केंद्रीकरण। बहुत बढ़िया। परिवर्तन जब भी आए अकोमोडेशन लगाने का। अच्छा बताओ, केंद्रीकरण कौन सी स्टेज में होता है? बता दो, चारों स्टेज में से कहा एक साइड पे ही फोकस करता है? बताओ केंद्रीकरण कौन सी स्टेज में है? बताओ जल्दी बताओ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, ठीक है ना? बताओ जल्दी बताओ। मानसी ला दूंगी मैं, इस पे शॉर्ट वीडियो ला दूंगी, घबराने की बात नहीं। कौन सी स्टेज? 2 से 7, शाबाश। प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक का मारा है तुम्हारा बच्चा, प्री ऑपरेशनल, और 2 से लेकर 7 वर्ष की उम्र में ये बालक देखने को मिलता है। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना। गलत शब्द जोड़ दिया और शब्दों को क्या कर दिया? ओमिट कर दिया, बीच में से खाई गया और छोड़ देना,
वाक्यों में शब्द के क्रम को इधर उधर कर देना। राम को मरा कर दिया, हाय तौबा हाय तौबा, ये किसके संकेत हैं भैया बताओ? कौन सा वाला बच्चा है? शब्दों को छोड़ गया, शब्दों को खा गया। राम जा रहा है कर को लिख दिया, राम जा खा गया, राम आ रहा है कर दिया, जा रहा है यानी राम रहा है कर दिया, है ना, राम को भी मरा कर दिया। ये कौन सी चीज का मारा होगा बच्चा? ढंग से बताओ, अन्ना बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे तुमको, बहुत पीटेंगे, तुम्हारा बीच में से जो ज्ञान गायब हो गया है उसको एकदम संट कर देंगे। जितने भी सी बोल रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सी डिसेबिलिटी है? लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया है। इसको क्या है? डिसलेक्सिया है। शब्द जोड़ देता है फालतू के, शब्दों को खा जाता है, बदल देता है, क्रम बदल देता है, यानी पठन वैफल्य है लर्निंग डिसेबिलिटी में। क्या है? पठन वैफल्य। कौन सा बच्चा ये बता रहा था? अच्छा अच्छा, एडीएचडी वाला बच्चा, अटेंशन डिफिसिट, उसकी एक ही चीज है, शॉर्ट वीडियो देख लो, नहीं देखी हो तो। जिसने भी डी बताया, सी बताया, इसका मतलब वो बुद्धि बिल्कुल छोड़ा है किसी पान की दुकान पे, है। ध्यान में कमी होगी तो फोकस नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं करेगा। लेकिन अति व्याकुलता होगी, क्या होगी? अति व्याकुलता होगी, व्याकुलता होगी। कहीं इसमें दिख रहा था अति व्याकुलता? अरे शब्द इधर उधर कर दिए, यानी डिसलेक्सिया का मारा है, काम खत्म हो जाता है। किसको सी लगा मेरे को बताओ? हाँ बताओ किससे? और बी वाले तो और ज्यादा एकदम, बी वाले तो और ही ज्यादा एकदम प्रभु लोग। अरे स्वालीनता वाला सामाजिक नहीं होता, ऐसे शब्द इधर उधर कहाँ करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, बातचीत में दिक्कत होती है, ये शब्द इधर उधर कर देता है क्या? है क्या भैया? गलती गलती। संदीप कह रहा है मैम ऐसे मत बोलिए, मेरी पान की दुकान है। ये सब तेरी पान की दुकान पे छोड़ा है बुद्धि को, तो पता है ऐसे कर दिया इन्होंने। दोबारा जाके शॉर्ट वीडियो देखनी है। ऑटिस्टिक बच्चा क्या होता है? कहाँ मिलेंगी शॉर्ट वीडियो? शॉर्ट वीडियो कहाँ मिलेंगी? देख लेना, 5 मिनट बचेंगे। 5 मिनट में तुम्हें क्या दिक्कत होगी? 5 मिनट लगाना तुम्हें, 5 मिनट लगाना। और यहाँ पर तुम्हारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? आ जाओ भैया, किधर है? ये रही, ये देखो 15 वीडियो डले हुए हैं तुम्हारे, ठीक है ना? ये देखो भैया, कहाँ है? अच्छा ये तो, ये रे भैया। अरे ये तो सबकी दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, ये यहाँ पर डले हुए हैं आपके। जीन प्याजे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, समायोजन, संतुलीकरण, ठीक है, कोलबर्ग, एफएलएन निपुण, ऑटिज्म। 11 मिनट 22 सेकंड का है यार, 11 मिनट 22 सेकंड की है। ऑटिज्म, एडीएचडी, पीटीएसडी, मोटर डिसेबिलिटी। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आजकल, आजकल सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तो इसे वीडियो को देख रहा ना। ऑटिज्म वाला बच्चा याद रखना, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आई कांटेक्ट नहीं करेगा। और क्या नहीं करेगा? संप्रेषण अच्छा नहीं होता उसका। क्या नहीं अच्छा होता? तो आप कहोगे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, अच्छा नहीं, वो बच्चा सामाजिक नहीं होता। क्या नहीं होता? तो आप कहोगे सामाजिक नहीं होता। ऐसी तो कोई बात यहाँ नहीं कही थी, तो तुम्हें कैसे, तुम्हें सी और बी लगा बताओ? भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जवाब दो, फिर कहोगे दीदी गलती हो गई हमारी एग्जाम में, आते हुए चीजें गलत करोगे फिर तो, ठीक है ना? हाँ ध्यान रखो, ध्यान रखो। दृष्टि बाधिता बच्चों के, यानी जो बच्चा ब्लाइंड है, तो दृष्टि बाधित बच्चों के सफल समावेशन में कौन सा कारक बाधा बनेगा? एक बच्चा दृष्टि बाधित है, तुम उसको क्लास में पढ़ाना चाहते हो कि गुड्डा घबराने का नहीं, मैं भी पढ़ाऊंगा तेरे को, मेरे साथ भी पढ़ेगा तू, बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, और तुम उसको अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए लेकर आए, कौन सी चीज बाधा बनेगी? इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मामला दे दिया आपने कि आप इधर लेक्चर दे रहे हो और उधर वो नोट्स छप जा रहे हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पॉजिटिव है भैया। रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, आपने कहा बेटा देखने में दिक्कत है, कोई नहीं मैं बोल देता हूं, तू रिकॉर्ड करके उनको रख लेना अपने पास, बहुत बढ़िया। चित्रात्मक सामग्रियों की स्पर्शनीय मॉडल, टच कर रहा है उनको, बहुत बढ़िया। लिखित विवरण आवेग, अरे भैया तुम कह रहे हो बेटा मैंने डायग्राम बना दिया और लिख के दे दिया, मजाक उड़ा रहे हो बच्चे का, बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो, उसको दिखता नहीं है, तुम कह रहे हो ले बेटा ले, नोट्स में मैंने सब शॉर्ट कर दिया, पीडीएफ चाहिए बेटा पीडीएफ, उसको कह रहे पीडीएफ ले ले और फिर तेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, मजाक उड़ाना हो गया भैया। वास्तविक दुनिया के बारे में लर्निंग के लिए मस्तिष्क खाली स्थान है, इसीलिए स्कूलों को खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। वास्तविक दुनिया के संदर्भों से लर्निंग के लिए आपका दिमाग क्या है, सक्षम है या असक्षम है? भैया वास्तविक दुनिया की चीजों से आप सीखते हो कि नहीं सीखते, तो दिमाग सक्षम है ना बेटा, असक्षम तो नहीं है, काट दो, सक्षम है। इसीलिए स्कूल को पाठ्यपुस्तक आधारित लर्निंग पर जोर देना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पर जोर देना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि बच्चा ना खुद से दुनिया के चीजों को देख देख कर खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, तो आप कंस्ट्रक्टिव मौका दो ना कि बच्चा और आगे बढ़े। आओ भैया, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख जाते हैं। वीर देखा मेरा बेटा, पेन पकड़ना अब सीखता है, गिलास पहले पकड़ लेता था, पानी की बोतल पहले पकड़ लेता था, तो बढ़िया बात है भैया। तो ये हर बच्चा करता है दुनिया का, वो कोई महान आदमी नहीं पैदा हो गया। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है बताओ? कौन सा? अंतःक्रिया, बहिष्कार, ये तो है नहीं बेटा, इंटरैक्शन थ्योरी भी नहीं है, बहिष्कार भी नहीं है। अब बताओ कौन सी है? शीर्षगामी का मतलब क्या है? सिफेलोकॉडल की बात कर रहा है, ये कर रहा है सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल की बात कर रहा है। और
अधोगामी की बात कर रहा है। तो अधोगामी आपका बेसिकली यहाँ पर आप प्रॉक्सिमोडिस्टल लोगे। क्या लोगे बेटा जी? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या लोगे? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्योंकि प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि आप ग्रॉस मोटर यानी जो आपकी जो स्थूल क्रियाएं हैं, स्थूल गतिक कौशल पहले आपका गतिक कौशल पहले डेवलप होता है, उसके बाद आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, यानी फिर आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो क्या रहेगा बेटा जी? ये रहेगा, क्या रहेगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ए नहीं हो सकता ना बेटा सिफेलोकॉडल। देखो हाथ से ही बॉटल पकड़ता है, हाथ से ही पेन पकड़ता है, तो कैसे कह दोगे? सिफेलोकॉडल तो ये होता है कि हाथ के संचालन से पहले बच्चा अपनी गर्दन का संचालन सीख ले, वो सिफेलोकॉडल हो सकता था। कि पैर चलाना से पहले बच्चा रेंग रेंग के चलना सीख देता है, ये सिफेलोकॉडल होता है कि धड़ पहले कंट्रोल में आ गया, फिर पैर कंट्रोल में। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात कर रहा है कि भैया ग्रॉस मोटर स्किल से पहले डेवलप होंगी, फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगी। तो कुल मिला के ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल है। ठीक है ना? आ जाओ। 5 साल की रीना को 2 पारदर्शी सेम ग्लास दिए गए, दोनों ही आकार में छोटे हैं और चौड़े हैं, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने कहा हाँ बराबर है, बराबर है, सहमति भी जता दी। फिर एक ग्लास के दूध को किसी दूसरे ग्लास में डाल दिया। तुम मजे ले रहे हो बच्चों के। एक ग्लास के दूध को फिर किसी अन्य ग्लास में डाला गया जो कि कंपैरेटिवली लंबा था, यानी ऐसे 2 ग्लास बना लो बेटा जी, है ना, और दोनों में बराबरी में भरा हुआ था मामला। फिर एक ग्लास को लेकर आपने लंबे ग्लास में उसके मामले को डाल दिया, इसको डाल दिया लंबे ग्लास में। अब ये लंबा भी है और पतला भी है। अब रीना कहती है कि लंबे ग्लास में छोटे ग्लास से ज्यादा दूध है। अब रीना क्या कह रही है कि भैया इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा दूध है, इसमें ज्यादा बता रही है छोरी। तो जीन पियाजे के अनुसार ये क्या बता रहा है कि गुड़िया विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पा रही। जीववादी सोच तो होती है कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो प्री ऑपरेशनल में जीववादी सोच आती है। लाक्षणिक प्रकार यानी गोल ओरिएंटेड काम करना, ये भी प्री ऑपरेशनल में होती है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, चौथी स्टेज में। बच्ची विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है, बच्ची केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे रही है, बाकी पहलू पर ध्यान नहीं दे पा रही है कि भैया ये लंबा था लेकिन पतला भी तो था, इसके मुकाबले में पतला ग्लास था। अब भैया बताओ, अगर विकेंद्रीकरण में दिक्कत आ रही है तो गुड़िया कौन सी स्टेज में है? शाबाश अली, शाबाश मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया स्वाति, बहुत बढ़िया। गुड़िया है बेटा जी 2 से लेकर 7 वर्ष की, यानी गुड़िया है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। गुड़िया किस स्टेज में है गुड्डा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में है गुड़िया। हाँ 2 से 7 वाली छुटन की है बच्ची। आओ। अनु का मानना है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है। आए हाय, बता दो, यही बता दो तुम कि छोरी के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ना? छोरी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर गुड़िया ये कह दे कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं करेगा, तो बताओ लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये उदाहरण किस चरण को दिखाता है? अगर बच्चा ये कह दे कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है, कोई व्यक्तिगत रूप में नहीं, तो क्या मानता है ये? क्या मानता है बेटा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। आज्ञाकारिता और दंड तो है नहीं, यहाँ तो परिणाम ही तय करेगा कि क्या ठीक है क्या नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था, ध्यान से सुने। एम्पावरमेंट एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, एम्पावरमेंट की बात करता है। सी नहीं बोलोगे, सी नहीं बोलोगे, चौथी स्टेज होती है, लेकिन सी चौथी स्टेज नहीं है गुड़िया। देखो एम्पावरमेंट यानी अधिकारिता, चौथी स्टेज तुम्हारे अधिकारों की बात ही नहीं करती है, ये तो 5वीं स्टेज है, ये 5th स्टेज है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि समाज के साथ सोशल ऑर्डर की व्यवस्था भी हो लेकिन लोगों के अधिकार भी हो, ये 5th स्टेज है। सार्वभौमिक का मतलब ही 6ठी स्टेज होती है। डी भी बताने वालों, चुल्लू भर पानी में नाक डुबो लो अपनी। डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत 6ठी स्टेज है। जब तुम इतना पकड़ गए कि ये 4th स्टेज की बात कर रहा है, लेकिन अगर 4th स्टेज नहीं मिलती तो 4th स्टेज भी समाज के बारे में बात करती है, 3rd स्टेज भी समाज के बारे में बात करती है, तो किसको लगाना था? बी लगाना था पगली औलादों। क्या लगाना था? बी लगाना था। पहले डी पे कूदे, पहले सी पे कूदे। सी क्योंकि समाज दिखा लेकिन अधिकारिता नहीं दिख रही है, एम्पावरमेंट नहीं दिख रहा। अरे 5वीं स्टेज हो जाती, फिर कूदे चलो दीदी डी पे जाते हैं। डी और गलत था बिट्टू, क्योंकि सार्वभौमिक तो 6ठी स्टेज है। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो ये कहता है समाज ही तय कर सकता है, बच्चा नहीं कर सकता, तो कायदे में 4th स्टेज है। लेकिन अगर 4th स्टेज नहीं मिलती तो हम 3rd स्टेज को भी तो गले लगा सकते हैं, क्योंकि 3rd स्टेज और 4th स्टेज यही मानती है कि सही वही जो समाज एक्सेप्ट कर ले। कर दिया ना गड़बड़ मामला, कर दिया ना गड़बड़ मामला। बताओ ये गड़बड़ी कर दो। इसीलिए कहती हूं कि भैया अधिकारिता ने अपने आप में तुम्हारा, और उसके बाद तुम अपने अपनी गलती सुधारने की जगह और बड़ी गलती करी। सार्वभौमिक शब्द, यूनिवर्सल ओरिएंटेशन की बात, यूनिवर्सल ओरिएंटेशन में डी लगा देना। ओ माय गॉड, उसको टच कर लेना तो अपने आप में और ब्लंडर ब्लंडर था।
ठीक है, चलो एक बार को ये समझ में आ सकता है कि तुमने अधिकारिता पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें लगा सामाजिक व्यवस्था, लेकिन बेटा सार्वभौमिकता कभी मत जाना, कभी कोने जाना। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक का मतलब छठी स्टेज जो ये कहती है समाज जाए तेल लेने, क्या कहती है, मैं तो दुनिया के लिए जान दे दूं, ऐसा वाला मामला। तो गलती नहीं, ये समझना है। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करता है। मतलब जेम्स जब बोल बोल के करता है सीख गए ना, तो याद रखना, जेम्स जब बोल बोल के सवाल करता है तो जवाब ढूंढ लेता है बहुत आसानी से। मौखिकीकरण यानी वर्बलाइजेशन, जब जेम्स बोल के क्वेश्चन करता है तो जवाब आ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो ये कथन क्या बताता है, शॉर्ट वीडियो देख लो, और ये सवाल सिर्फ समझ का था, ठीक है ना, ये सवाल सिर्फ समझ का था, इसको रटने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का सवाल था कोलबर्ग वाला। आप कोलबर्ग की ऐसा नहीं है कि दीदी कोलबर्ग समझ में नहीं आते, नहीं, तुम्हें आदत है कि तुम्हें आंसर तुरंत मिल जाए, तुम उसमें झांकने की, बारीकी झांकने की कोशिश नहीं करते। और बारीकी झांकना, मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नचाएंगे, तो नाचने के लिए नचाने पे आया, तुम नाचे भैया, वो तो नचा रहा है। फिर तुम कह रहे हो दीदी समझ, गलती थी, तुम्हें सब आता था, लेकिन तुम्हें चाहिए था सीधी सरल शब्दों में लिख दे कोई कि सामाजिक और नियम की व्यवस्था, कानून और नियम की व्यवस्था, तो फट निकाल लेते। तुम आगे पीछे नहीं देखना पसंद करते, थोड़ा देखना, थोड़ा देखना, ठीक है। आता तुम्हें सब है, लेकिन गड़बड़ी मारी है तुमने। और एक बार शॉर्ट वीडियो देख लेना कोलबर्ग की। अपने विचारों का मौखिकीकरण, हाँ, वाइगोत्स्की का भैया बिल्कुल मौखिकीकरण कर रहा है वाइगोत्स्की, शाबाश। निजवाक कर रहा है बच्चा वाइगोत्स्की। ये कथन क्या बताता है, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, नहीं, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, भाषा आपकी समझ को और बेहतर बनाती है। आओ, अधिगम के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग किस तरीके का होना चाहिए, फॉर लर्निंग कैसा होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, जी बिल्कुल। स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं, लचीला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लचीला, हर बच्चे की जरूरत। मानदंड संदर्भित होना चाहिए, नहीं। अध्यापक ओरिएंटेड, नहीं। बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल उन्मुखी होना चाहिए, बाल अभिमुखी होना चाहिए, बच्चे पर ध्यान देता हुआ होना चाहिए, ना कि टीचर पर ध्यान देता हुआ। राजेश तीसरी कक्षा का बच्चा है, एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था, ये देखकर उसकी टीचर ने उसे कुछ पाड़ दे दी, संकेत दे दिए। मैडम ने कहा, ला बेटा तुझे संकेत देती हूँ। अब राजेश समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में जो टीचर ने पाड़ दिया, तो उससे काय में मदद हुई, इससे राजेश क्या पा पाया, क्या प्राप्त कर पाया, जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता वाइगोत्स्की का नहीं, प्याजे का शब्द है, ठीक है। अपरिवर्तनीय सोच, ये भी प्याजे का शब्द है। स्वकेंद्रितता, ये भी प्याजे का शब्द है। ईगोसेंट्रिसिज्म, क्या प्राप्त कर पाया, जेडपीडी प्राप्त कर पाया, क्या, बहुत शानदार, जेडपीडी प्राप्त कर पाया बच्चों। आएंगे, पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया से जूझने वाले बच्चे में और डिस्कैल्कुलिया से जूझने वाले बच्चे में क्या चुनौती होगी, बताओ। एक बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है और एक बच्चा जिसको डिस्कैल्कुलिया है, तो क्या चुनौती महसूस करेंगे ये बच्चे। वाचन, डिसलेक्सिया वाला वाचन और लिखने में, और डिस्कैल्कुलिया वाला अंकों के हेरफेर में। यहाँ पर भैया एक ही बैठ रहा है, ए ही बैठ रहा है, उसको बोलने और लिखने में होगी और इसको अंकों के हेर फेर में होगी, ए है, बी हो ही नहीं सकती। पहले में पठन वैफल्य पूछा है तो अंकों का हेर फेर क्यों बता रहे हो बी, आप बताओ ना। पहले में पठन वैफल्य के बाद ब्लैंक दे रखा है, तो पठन वैफल्य डिसलेक्सिया वाला डिजिट का हेर फेर नहीं कर पाता, गलत। दूसरे में शब्द वर्तनी कैसे लगा दे रहे हो, कैसे लगा दे रहे हो। अच्छा, कुछ सी भी बता रहे हैं, पठन वैकल्य शब्द वर्तनी होगा, डिसकैल्कुलिया वाला बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाता, शारीरिक समन्वयता, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो पहले वाले में ए बैठेगा, दूसरे वाले के हिसाब से भी ए बैठेगा, बी हो ही नहीं सकता, सी हो ही नहीं सकता। एक टीचर को क्लास में बच्चों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस के बढ़ावा देना चाहिए। टीचर को क्लास में बच्चों के बीच बातचीत करने देनी चाहिए, है ना, वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि तुम्हारे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, हम आपस में, है ना, आपस में ऐसे ही बतियाएंगे। बेटा अभी तो पेपर के पी भी नहीं देखा तुमने, अभी से कैसे प्रेशर हो सकता है, प्रेशर पे मत डालो कि पेपर का प्रेशर है ना। अभी तो तुम एग्जाम के सेंटर पे पैर भी नहीं रखा है तुमने, जो तुमने मुंह चला लिया कि पेपर का प्रेशर है दीदी, नहीं, गलती है बेटा, गलती है। कूल काम माइंड, हंसते मुस्कुराते हुए सही क्वेश्चन लगाओ, जल्दबाजी नहीं। तुम पे प्रेशर अभी एग्जाम का नहीं है, तुम पे प्रेशर है दूसरों की तुलना में जल्दी जवाब देने का। आराम से दो, लेकिन सही दो, क्योंकि तुम देख रहे हो, कोई और देख नहीं रहा, तुम देख रहे हो कि तुमने कितने सही दिए। दूसरों के प्रेशर में मत आओ कि बाकी जल्दी जल्दी दे रहे हैं तो हम भी जल्दी, हो सकता है वो गलती कर रहा हो जल्दबाजी में, तुमको क्यों करनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टीचर को बातचीत और बहस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि लर्निंग क्या है, सोशल इंटरेक्शन है, इस पर वाइगोत्स्की भैया। बच्चे समाज के साथ इंटरेक्शन करके अपने वातावरण के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए विचार विमर्श करवाइए। तो क्या है, ए है, शाबाश। सबने जिन्होंने भी ए बताया बिल्कुल सही, दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन।
बच्चों को किस तरीके के लक्ष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए टीचर को, कैसे लक्ष्य के लिए तुम्हें प्रेरित करूं, कैसे कि बेटा महारत हासिल करो, मास्टरी हासिल करो, या बेटा दूसरों की तुलना में जल्दी आंसर करो, प्रदर्शन पर ध्यान दो, दूसरों की तुलना में ज्यादा सही करो, प्रदर्शन पर ध्यान दो, या असफलता को स्वीकार करो बेटा, या मास्टरी को परिहार करो, यानी मास्टरी को बेटा अवॉइड करो। कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल कि भैया बेटा मास्टरी पर ध्यान दो, मास्टर बनो मास्टर, प्रदर्शन पर ध्यान मत दो, प्रदर्शन उन्मुखी बेकार, महारत को अवॉइड करना बेकार। किस पर ध्यान देना है? किस पर ध्यान देना है? महारत उन्मुखी बनाना है कि बच्चा महारत हासिल करने की, मास्टरी हासिल करने की कोशिश करे। बी जो भी बता रहा है गलत है। प्रदर्शन सबसे नेगेटिव होता है कि बच्चा क्यों पढ़ रहा है? दूसरों की तुलना में अच्छे नंबर लाने, दूसरों से ज्यादा एग्जाम में जल्दी से आंसर देने के लिए नहीं, उसलिए नहीं। पारुल अपने बच्चों को व्यक्तिगत वाक से नहीं रोकती। जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो पारुल नहीं रोकती, लेकिन पारुल का एक दिक्कत है। पारुल ये कहती है जब ये सामूहिक परिचर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो शोर मांगती है। तो बताओ ये सोच सही है या गलत है? पहले तो ये बताओ। वो कहती है बच्चा अपने आप से बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिहार का मतलब अली जी 10 बार बता के पागल हो गए, रेगुलरिटी नहीं रखते हो क्लास में। परिहार अवॉइड डिफिकल्ट शब्दों में भी बताया था, परिहार अवॉइड, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना। तो आप मास्टर बनने को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप महारत हासिल करने को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। नहीं नहीं साहब, ठीक है, तो बताएंगे क्या मानते हो आप? सोच को सही मानते हो कि आपस में तो बात करने से मना कर रही है और खुद से बात करने को राजी कर रही है? तो गलत है भैया, तो सोच गलत है, क्योंकि समृद्ध बच्चों के ज्ञान प्रदर्शन के लिए आवश्यक है, क्योंकि परिचर्चा, सामूहिक ज्ञान और समृद्धि एक खोत है। क्या है? डिस्कशन इज अ वेस्ट ऑफ, अरे अंग्रेजी पढ़ लो, इट इज रॉन्ग बिकॉज डिस्कशन इज अ वेस्टेज ऑफ ग्रुप लर्निंग। डिस्कशन वेस्टेज है, नॉलेज समृद्धि नहीं होगी, ये सब बेकार है या फिर गलत है, क्योंकि ये नेसेसरी है फॉर रिच चिल्ड्रन टू डिस्प्ले देयर नॉलेज, कि बच्चे समृद्ध वातावरण, समृद्ध वातावरण बच्चों के ज्ञान प्रदर्शन के लिए जरूरी है। बी रहेगा, सी नहीं रहेगा, ये कहना वेस्ट है, बेकार है। निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? आपकी इंक्लूसिव क्लास चल रही है, किसका प्रयोग करोगे? नैदानिक नामीकरण, यथोचित समायोजन, यानी जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे, बच्चों को अलग अलग कर दोगे, सेग्रीगेट कर दोगे, पृथकीकरण नेगेटिव शब्द होता है बेटा, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा लोकाचार कॉम्पिटेटिव क्लासरूम बना दोगे, गलत है। क्या करोगे? नैदानिक नामीकरण करोगे या यथोचित समायोजन करोगे? क्या करोगे? जरूरत के हिसाब से समायोजन करोगे। समावेशी क्लास में बच्चे को जरूरत के हिसाब से क्या करना होता है? एडजस्ट कराना है। कौन सी स्थिति पाड़ का उचित उदाहरण? कहां दिख रहा है पाड़ है? रिया अपनी दोस्त को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए कह देती, ले मेरी कॉपी ले ले, नकल कर। अपनी मित्र को जरूरत के अकॉर्डिंग उचित मात्रा में प्रश्न को हल करने में मदद करना, अपनी मित्र को सभी क्वेश्चन करवा देना और खुद ये कह देना तू क्यों लिखेगी, ला मैं हूं ना तेरी परम मित्र, और उत्तर पुस्तिका में खुद से लिख देना। अपनी मित्र को कहती है कि उस अपने आप कर ले, मैं नहीं करा रही, तो ये भी गलत, खुद से लिखना भी गलत, सारे क्वेश्चन कराना भी बेकार। जहां जरूरत पड़े उसके हिसाब से बच्चों को प्रश्न को हल करने में मदद करना, ठीक ना? हाँ, जरूरत के हिसाब से, ये नहीं कि कॉपी ले लो, अरे तुम क्यों लिखोगी, हम ही लिख दें, ये भी गलत। जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? प्रमुख बदलाव जो होते हैं वो किस प्रोसेस से होते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रमुख बदलाव किस प्रोसेस से होते हैं? बदलाव, बदलाव, अरे ये तो फिर आ गया बेटा, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड। संतुलीकरण होगा, क्या होगा? संतुलीकरण हो गया, रिपीटेड आ गया, ठीक है ना? माफी चाहेंगे, रिपीटेड हो गया, रिपीटेड हो गया मामला, है ना? रिपीटेड हो गया मामला, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचना और प्रोसेस को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हमारी मानसिक संरचना और प्रोसेस को दूसरों के साथ होने वाली पारस्परिकता, दूसरों के साथ होने वाले इंटरैक्शन से ढूंढा जा सकता है। अब तो बता दो, 2 ही मिनट में बता दो कौन है? वाइगॉत्स्की भैया है। पारस्परिकता शब्द, इंटरैक्शन शब्द किसका है? वाइगॉत्स्की भैया का है। किसका है? वाइगॉत्स्की भैया का है। कोलबर्ग भैया नैतिक विकास की, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नैतिक विकास। प्याजे भैया किसकी बात करते हैं? तो आप कहोगे प्याजे भैया परिपक्वता की बात करते हैं, परिपक्वता की बात करते हैं प्याजे भैया, और अनुभव की बात करते हैं प्याजे भैया। हार्वर्ड गार्डनर भैया क्या बात करते हैं? बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं। किसके प्रकार की बात करते हैं? बुद्धि के अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। बोले 8 प्रकार बता रहा हूँ, 8। आओ भैया नेक्स्ट। जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो क्या पैदा होता है? आपने कोई स्कीमा बनाया हुआ अपने दिमाग में नॉलेज को लेकर, अब अगर वो संतुष्ट परिणाम नहीं देता कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो आपके दिमाग में क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? आपको अगर सही स्कीमा नहीं है आपका, आप बोल रहे हो ये है तलवार सुलेमानी, लोग हंसने लगे, बोले गार्गी पागल होगी क्यों कह रही है तलवार सुलेमानी से लिखूंगी। बोले तलवार सुलेमान, अरे पेन कहते हैं मैम इसको,
तो अब क्या है, मेरे को ये स्कीमा जो मेरे दिमाग में बना हुआ है कि मुझे संतुष्टि नहीं दे रही, तो मेरे दिमाग में क्या पैदा होगा, तुम्हारे हंसते ही मेरे दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा, असंतुलन पैदा होगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ, बच्चे तो कुछ और ही कह रहे हैं। जेडपीडी किसका शब्द है, ये वाइगोत्स्की का शब्द है। किसका, वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की का शब्द है। आ जाओ भैया नेक्स्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है? किस अवस्था में बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है, सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल उसके बढ़ जाते हैं और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करती है? कौन सी अवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? क्या रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष का होता है। और पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा किसमें है, पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल में है बच्चा, तभी बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। पियाजे के अकॉर्डिंग किसमें, तो कहेंगे प्री ऑपरेशनल में है, यानी 2 से लेकर 7 वर्ष में है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। एक 5 साल की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और पतले ग्लास से एक चौड़े बर्तन में डाल देते हैं, लंबे और पतले ग्लास से लेकर चौड़े बर्तन में डाला तो पानी की मात्रा समान रहती है। बच्ची ये दिमाग में नहीं बैठा पा रही क्योंकि गुड़िया है 5 साल की, तो कह रही है लंबे और पतले ग्लास से पानी को लेकर चौड़े उसमें कटोरे में डाल दो, तो गुड़िया कहती है पानी कम हो गया। तो कारण क्या है, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यानी उसमें रिफ्लेक्सिव पलटावीकरण नहीं है, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर रही, वो प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो अनुकरण नहीं कर सकती। क्या नहीं कर रही है, प्रतिवर्ती सोच नहीं रख रही है कि अगर ये ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं पानी को दोबारा से पलट के उसके अंदर डाल दूंगी तो पता पड़ जाएगा उतना ही पानी है, उतना ही पानी है। प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, गुड़िया प्री ऑपरेशनल में है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि विकेंद्रीकरण करना, विकेंद्रीकरण बच्चा कब कर पाता है, विकेंद्रीकरण बच्चा तब कर पाएगा जब बच्चे के अंदर संरक्षण का भाव पैदा हो और पलटावीकरण, पलटावीकरण कि बच्चा दूसरे पहलुओं को तब देख पाएगा जब बच्चा मानेगा कि चीजें पलट सकती हैं, और जब बच्चा ये जानता है कि भैया मेरे सामने जो चीज दिखाई दे रही है वो केवल एक पहलू है, अगर रोटी को बेल दूंगा तो लंबी बिली हुई रोटी हो जाएगी, और तब बच्चा ये वाली बात कह देता है कि भैया ये मैं दोबारा उसका आटे का लड्डू बना दूंगा तो वापस अपनी स्टेज में पहुंच जाएगी। तो विकेंद्रीकरण आपकी मूर्त संक्रियात्मक में आता है, और बच्ची अभी विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है क्योंकि 5 साल की प्री ऑपरेशनल में है, इसलिए पलटावीकरण नहीं कर पाई, इसलिए कह रही है कि भैया पानी की मात्रा कम हो गई। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। आप बताओ, आप बच्चे के विकास की गति देख रहे हो, जैसे वीर है, 2 एग्जांपल देते हैं। एक है रोहित भैया का बेटा, रोहित भाई का बेटा है दक्ष, दक्ष नाम है दक्ष, ये पैदा हुए थे जनाबे आली अप्रैल में। एक है गार्गी मैम का बेटा, नाम है स्वास्तिक उर्फ वीर, ये पैदा हुए थे जून में। तो दोनों में अप्रैल मई जून तकरीबन तकरीबन कितने, 2 महीने का अंतर है। अच्छा, ये जो भैया आएंगे पटर पटर बोलते हैं, पटर 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 पटर, और टोपा भी बढ़िया लगाता है, कैप, मैंने देखा था इसको शादी में, एकदम बढ़िया कैप लगा के, मैंने कहा कितना सज्जन बालक है। एक ये तुम इसको टोपा लगाओ फेंक देगा, ये बोलता नहीं है, सिर्फ 1-2 ही शब्द बोलता है, मम्मा मम्मा पापा दे दे आजा, ये पूरा बोलता है। तो एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से माप सकती हूं मैं, कोई मतलब नहीं। एक पटर पटर है, दूसरा नहीं है, एक चटर पटर है। विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों में समान होती है बेटा, देखो विकास का पैटर्न तो सेम होता है, स्वरूप सेम होता है, लेकिन बिट्टू गति, गति सेम नहीं होती, गति सेम कभी नहीं होती है, और सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान नहीं रहती। तो लगाओ दोनों ही आ सकते हैं, क्या लगाओगे, डी लगाओगे। गुड इवनिंग गुड्डा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब सही आ रहे हैं ना, हाँ अब सही आ रहे हैं ना। तुम क्या थे शुरुआत में, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, एग्जाम का प्रेशर नहीं था गुड्डा, प्रेशर था दूसरों से ज्यादा जल्दी करके दिखाओ, दूसरों के सामने अपनी इमेज बनाओ, तो ये वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा बेटा। युग, अच्छा अब आप युग के एग्जाम्पल नहीं देती, युग मेरी सिस्टर का बेटा है, और युग अब बड़ा हो गया ना, युग अब बड़ा हो गया, पहले युग था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, अब युग भैया बड़े हो गए, अब युग भैया किसमें आ गए, बड़े हो गए, युग भैया अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गए, अब युग भैया की प्यारी प्यारी बातें दिखती नहीं है, अब युग भैया समझदार हो गए, अब युग भैया भैया भी हो गए, युग भैया से छोटे 2 लोग हैं अब घर में, भैया में बड़प्पन आ गया है अब। आओ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस स्टेज में बच्चा समझ बनाता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल करके वस्तुओं को रिप्रेजेंट करके करने में किया जा सकता है। जैसे युग ने एक बार एक फोटो भेजा था, उसमें ऐसे प्लेट थी, क्ले होती ना, क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उससे ऐसे ऐसे करके कुछ बना हुआ था। मैंने कहा भाई क्या है, तो बोलता है मौसी जी कैटरपिलर है, कैटरपिलर, ठीक, और ऐसे घास लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है, बोले मौसी जी ये घास है।
और भैया सांप ऐसा बनाया हुआ था, कैटरपिलर से भी छोटा सांप था। ये मामला है। तो मैंने कहा इंसान कहाँ है, तो ऐसा एक छोटा सा लड्डू सा रखा हुआ था, बोले ये इंसान है, इंसान। तो बच्चा मानता है कि प्रतीक में लिख दूंगा तो मैं वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं होती है तब भी वो साइकिल शब्द सुनकर दिमाग में उसकी एक प्रतीक बन जाता है, इमेज बन जाता है। बताओ कौन सी स्टेज होगी, कौन सी स्टेज होगी? प्री ऑपरेशनल होगी। क्या होगी? प्री ऑपरेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुमने गलती नहीं की। मुझे एक बार को लगा कोई सा कोलबर्ग की प्री कन्वेंशनल न बता। बहुत बढ़िया। 2 से लेकर 7 साल का बच्चा है और साइकिल शब्द सामने नहीं है, साइकिल सुनते ही दिमाग में साइकिल की इमेज बन जाती है, प्रतीकों का प्रयोग। आशना अच्छा करती है क्योंकि वो दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। बताओ, आशना इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि दूसरे उसको अच्छा देखें, ऐसा चाहती है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, ये तो पियाजे की है 4th स्टेज है। ये पियाजे की 4th स्टेज है। बताओ बिट्टू जल्दी कि भैया वो चाहती है दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना, पारंपरिक स्तर पे है। और उसमें भी बिट्टू कौन सी स्टेज? हाँ, कौन सी स्टेज है? बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी? तीसरी, शाबाश। कौन सी? 3rd स्टेज है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लकड़ा अच्छी लकड़ी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहती है। आओ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में उपयुक्त बैठती है? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बेस्ट बैठती है। दो बताओ कौन सी विशेषता दोनों में बेस्ट बैटरी है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल? मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, वो तो भाषा ही हो जाएगी। वो तो क्या हो जाएगी फिर? भाषा ही हो जाएगी। ध्वनि और ताल, ये म्यूजिकल हो जाएगी, म्यूजिकल। दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता, बताएंगे सी। क्या रहेगी? सी रहेगी। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझ पाता है, दूसरों को समझ के खुद को समझा पाता है अच्छे तरीके से। आ जाओ भैया, कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल है? ग्रॉस मोटर स्किल यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग पहले हो रहा है। एक पैर पर संतुलन बनाना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो ये तो फाइन हो जाएगा, मटर उंगलियों। पुस्तक के पन्ने पलटना, छोटी उंगलियों से पलटते हो ना, फाइन हो जाएगा। पेंसिल पकड़ना, फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। एक पैर पर संतुलन बनाना बड़ी मांसपेशियों का काम है, किसका? ग्रॉस मोटर का काम है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। पियाजे द्वारा लर्निंग को इजी बनाने के लिए कौन से कारक इंपॉर्टेंट है? पियाजे द्वारा लर्निंग को इजी बनाने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? टीचर डायनेमिक हो, जी हाँ। अलग अलग विषय वस्तुओं का प्रावधान हो, जी हाँ। मध्य स्तर के नवीन अनुभव प्रदान किए जाएं, जी हाँ। सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन की बात स्किनर करते हैं, ये नहीं करते हैं। काट दो चौथा, काटो काटो पहला, ये निकल आया तुम्हारा उत्तर बी। क्या निकला? बी तुम्हारा उत्तर निकला। शानदार, जिंदाबाद चल रहे हो। कौन सा सही मैच है? अब और ध्यान से सुनना, दूसरों के चक्कर में जल्दी मत भाग जाना। कोलबर्ग भैया है, आराम से पढ़ना कि दूसरे बता रहे हैं जल्दी जल्दी मैं तो रह गई या मैं तो रह गया। बताओ जल्दी, कौन सा सही सुमेलित है? सजा और आज्ञाकारिता, पहली स्टेज। नियम तय नहीं होते लेकिन समाज की भलाई के लिए बदल सकते हैं। बाढ़ में जाए समाज, मानता ही नहीं बच्चा समाज। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरों के साथ भला कर, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन, अप्रूवल अर्जित करना कि मैं तुम्हारे देखो कितनी भली हूं मैं, हाँ हाँ बहुत भली महिला है, बहुत भला आदमी है, बहुत बहुत सही आदमी है, गार्गी में बहुत भला, बहुत भली टीचर है। तो यही ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी, अप्रूव करें ये सब लोग मुझे, ये एकदम सही। गलत भी नहीं बोल रहा आदमी, जो सही है उसको भी नहीं बोल रहा कि क्या चाहिए, लोग अनुमोदन करें, गलत में भी गलत नहीं बोल रहा। कानून और व्यवस्था, चौथी स्टेज जो है, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत खुद चुनना, अरे वो तो कहता है कि भैया कानून और नियम समाज चुनता है। सामाजिक अनुबंधन, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम अच्छा है या बुरा, वो तुम्हारा पहली स्टेज है। सजा और आज्ञाकारिता की भौतिक परिणाम बताते हैं। टीचर को बच्चों का आकलन करने के लिए अलग अलग तरीके की तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जी बिल्कुल। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का आकलन करने के लिए दुनिया भर की तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी एक आकलन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एक आकलन तकनीक से सारी तुम्हारी जानकारी मुझे नहीं मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो कई सारियों का प्रयोग करना चाहिए, तो सही है, विद सही एक्सप्लेनेशन है। आओ, कौन सी अक्षमता बातचीत में, सोशल कम्युनिकेशन, संप्रेषण में चुनौती का कारण बनेगी? बताओ, अब बताओ कहां पर सामाजिक चुनौती पैदा होगी? सामाजिक बातचीत में, संचार में चुनौती पैदा होगी। कहां पर? ऑटिज्म में, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया में तो आप अंकों का हेरफेर नहीं कर पाओगे, अंकों का हेरफेर नहीं कर पाओगे, हेरफेर नहीं। डिस्ग्राफिया में लिख नहीं पाओगे, लोकोमोटर में खुद मूव नहीं कर पाओगे। ऑटिज्म, स्वालीनता, आता तुम्हें सब है, और बस तुम्हें दिक्कत पता है क्या है? तुम फोकस से क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते, और जैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है तुम उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। तुम कह देते हो मैम
इस वाले में मैं गलती कर देता हूँ, अरे तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, तुम्हें पता था ऑटिज्म की क्या विशेषता होती है, जल्दबाजी नहीं बस। विकास की फ्लेक्सिबिलिटी में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार किस दृष्टिकोण को मानते हैं? जो ये मानते हैं कि विकास फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिसिटी है, वो किसको मानते हैं? भैया केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है कि तुम्हारा स्वभाव डिसाइड करेगा तुम्हारा विकास कैसे होगा। तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो तुम्हारा विकास अच्छा होगा, तुम्हारा स्वभाव रूखा है तुम्हारा विकास रूखा रूखा होगा। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास की नमनीयता। विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। बहुत बढ़िया। प्लास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब विकास हमेशा निरंतर होता है, कभी तेज गति में कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। तो विकास की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लास्टिसिटी जीवन भर चलेगा, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? बताएंगे क्या कहलाती है? जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं जो भी वस्तुएं आई उनको दिमाग में रिप्रेजेंट कराती है, स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा। दिमाग में सूचनाओं का पैकेट जो भी दिमाग में आया। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं? किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां समाज से संस्कृति से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? कौन मानता है कि समाज और संस्कृति इंपॉर्टेंट है और इससे अलग नहीं ले जा सकते? एक ही व्यक्ति जिसके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंस देते हैं, विकास का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे भैया नहीं देते इसलिए आलोचना करते हैं हम भैया जी की, है ना। आ जाओ। ब्रूनर भैया की 3 स्टेज, पहली इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक और तीसरी सिंबॉलिक। और किसमें याद करनी है? अंग्रेजी में ही करनी है, सिंबॉलिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने से संबंधित है। आओ। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क और दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी होने पर आधारित है? दंड से बचने की वजह से बच्चा आज्ञाकारी है तो प्री कन्वेंशनल में नाम ही है पहली स्टेज। पहली स्टेज क्या है? आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता। आज्ञा पालन व दंड उन्मुक्ता। क्या कहेंगे? आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता कहेंगे। एक टीचर के तौर पर आप अपनी क्लास में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे भैया? टीचर के तौर पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए क्या करोगे? ग्रुप बनाओगे मिश्रित योग्यता वाले। हाँ, अच्छी बात है, अलग अलग तरीके के बच्चे आएंगे, बहुत जोरदार है ना, आएंगे ना बेटा। बस एक क्वेश्चन और, 50-50 क्वेश्चन रखेंगे, 50-50 क्वेश्चन रखेंगे, है ना। पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, जी बिल्कुल, आप पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाओगे। शिक्षण के बाल केंद्रित तरीके अपनाओगे, बच्चों का लेवलिंग नहीं करोगे, चौथा नहीं करोगे, ये भी तुम्हारा उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन आज, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए कैसा काल है? बाल्यावस्था का शुरुआती दौर, किशोरावस्था, ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कैसा काल है? तो आप कहोगे बहुत ही संवेदनशील काल है। कैसा काल है? तो आप कहोगे बहुत ही संवेदनशील काल है। और यही कल फिर मिलेंगे कितनी बजे? तो आप कहोगे कल फिर मिलेंगे, हम मिलेंगे कितनी बजे? आप कहोगे 12 बजे नहीं 1 बजे मिलेंगे। कल सबसे पहले मैं अपनी क्लास लगाऊंगी और 60 क्वेश्चन लाऊंगी। कितने? 60। 50 की जगह कितने? 60 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है ना। आ जाओ। अच्छा बेटा जी अभी रुक जाओ, गुड़िया कह रही है 40वां एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तभी फिर इसको सेव करेंगे। लाओ 40वां। कुछ नहीं बेटा, आपको पूछ रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल बताओ जिसमें बड़ी मांसपेशी शामिल है। एक पैर पर संतुलन बनाना है, बड़ी मांसपेशियां शामिल है। मटर को उंगली से दबाना है, छोटी मांसपेशियां शामिल है। पन्ने पलटने, छोटी मांसपेशियां। पेंसिल पकड़नी है, छोटी मांसपेशियां। हो गया बिट्टू, ठीक है ना। चलो फिर कल कितने बजे मिलना है? 1 बजे। और जो तुम्हारा मॉक रहेगा उसमें 10 बजे से रहेगा, 12 तारीख और 13 तारीख को। 12 तारीख को लेवल 2 वालों का रहेगा, 13 तारीख को लेवल 1 वालों का। और लगे रहना जबरदस्त तरीके से, शाबाश। हाँ, ये भागा दौड़ी में गलतियां करी हैं जो एक आध दो नंबर कटवाए हैं, ठीक है। कल फिर लेकर आऊंगी 60 क्वेश्चन बढ़िया वाले, ठीक है ना। आ जाओ। Crispello breaking, equal sharing. कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ ताजगी जगाओ।